नमस्कार। आइए शुरू करें घंटी बजाओ। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर हाहाकार मचा, लेकिन सांसों के सौदागर अपने रसूख का फायदा उठाकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। 3 दिन पहले दिल्ली के पॉश इलाके खान मार्केट से दिल्ली पुलिस ने छापा मारकर 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जब्त किए। अच्छा, जिस रेस्टोरेंट से ये कॉन्सेंट्रेटर्स जब्त किए गए उसका मालिक नवनीत कालरा अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नवनीत कालरा कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी करके कानून का फायदा उठा रहा है। उसके विदेश भागने की भी आशंका, इसीलिए लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। घंटी बचाओ की ये रिपोर्ट देखिए और कानून की खामियों का फायदा उठाकर लोगों की जान से खेलने वालों की आज आपको घंटी बजानी है। कहां छिपा है सांसों का सौदागर? कब तक बचेगा नवनीत कालरा? दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपों में घिरे कारोबारी नवनीत कालरा का 3 दिन बाद भी सुराग नहीं लग सका है। दिल्ली पुलिस नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट से लेकर फार्म हाउस पर छापेमारी कर रही है, मगर जो खुलासा इस बीच हुआ है वो दिल्ली पुलिस को ही कटघरे में खड़ा करता है। कहा जा रहा है कि नवनीत कालरा अपने छतरपुर वाले फार्म हाउस पर ही था, मगर पुलिस ने 3 दिन लगा दिए इस कार्रवाई करने में और इस मौके का फायदा उठाकर कालरा फरार हो गया। दिल्ली पुलिस को इस बात की आशंका है कि नवनीत कालरा बचने के लिए विदेश भी भाग सकता है। यही वजह है कि पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। ये पूरा का पूरा मामला मंगलवार का है, जब पुलिस ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे, लेकिन जब शनिवार को क्राइम ब्रांच ने नवनीत कालरा के छतरपुर फार्म हाउस पर छापा मारा, तब तक वो यहाँ से फरार हो चुका था। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सवाल है वो पुलिस के ऊपर भी खड़े होते हैं कि आखिरकार क्यों पुलिस ने 3 से 4 दिन का समय लगा नवनीत कालरा के इस फार्म हाउस पर छापा मारने के में। नवनीत कालरा कहां है, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन नवनीत कालरा के छतरपुर फार्म हाउस पर पहुंचे, लेकिन वहां ताला लटका मिला। यहां तैनात गार्ड ने बताया कि उसे कोई जानकारी नहीं है। तो कोई है नहीं क्या अंदर? पता नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। हाँ जी, कोई नहीं। तो कहाँ गए हैं? कुछ कालरा साहब कुछ आइडिया? पता नहीं भाई, कब गए थे? पता नहीं, मैं आज ही आया हूँ ड्यूटी पे। अच्छा, तो कितने दिन से बंद है मतलब फार्म हाउस? पता नहीं, मैं आज ही आया हूँ तो मुझे क्या पता है। अच्छा, रहते वैसे यहीं पर थे नवनीत कालरा जी? मैं आज ही आया हूँ तो ऐसा मुझे कैसे पता। एक तरफ देश भर में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन नवनीत कालरा के वकील कानून की खामियों का सहारा लेकर उसे बचाने में लगे हैं। दरअसल ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को अभी तक आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत नहीं रखा गया है। इस वजह से दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाले नवनीत कालरा को अपराधी साबित करना किसी भी जांच एजेंसी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने खान मार्केट मामले का जिक्र करते हुए कहा है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर को लेकर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, लिहाजा मुमकिन है कि कालाबाजारी करने वाले लोग ऐसे ही छूट जाएं। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये तो एक बड़ी खामी है। नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट से कॉन्सेंट्रेटर की बरामदगी के मामले में मैट्रिक्स कंपनी का भी नाम सामने आया है। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन ने मैट्रिक्स के वकील समुद्र सारंग से खास बातचीत की है। सुनिए उनकी पूरी दलील क्या है। समुद्र जी, पुलिस का एलिगेशन ये है कि ब्लैक मार्केटिंग की गई थी और उसको बहुत ही ज़्यादा कीमत पे लोगों को बेचा जा रहा था, क्या कहेंगे? 32 कॉन्सेंट्रेटर्स थे हमारे नेगी एंड जू रेस्टोरेंट में, जो एक कलेक्शन सेंटर था। ना वहाँ पे बेचे जा रहे थे ना खरीदे जा रहे थे, वहाँ पे हो रहे थे पिकअप। बाकी जो खान मार्केट के में मिले हैं वो हमारे नहीं हैं। जो 300 कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उनको मिले हैं वो हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके लिए गए हैं। यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हुई है, एक कैश ट्रांजैक्शन का वो नहीं है। MRP पे के सारे नीचे बेचे गए हैं सामान। जितना मैट्रिक्स का सवाल है हमने सारे व्हाट्सएप चैट लोगों को दिए। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अशोक अग्रवाल का भी कहना है कि कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाले कानून की खामियों का फायदा उठा सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स कुछ लोगों ने
होर्डिंग करी उसकी और उसके बाद उसको मनमानी ढंग से मार्केट में बेचने की कोशिश की, तो पता लगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो है वो एसेंशियल सर्विसेज एक्ट के अंदर इंक्लूड ही नहीं किए गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको इंक्लूड नहीं किया गया तो मनमानी ढंग से बेचने पर या होर्डिंग करने पर भी ये ब्लैक मार्केटिंग नहीं माना जाएगा। कानून की खामियां अपनी जगह, लेकिन इस मामले में जिस तरह से लापरवाही बरती गई है वो दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठा रही है। नवनीत कालरा दिल्ली की पेशरी पार्टियों का चेहरा है, इसके कई रसूखदार लोगों से संबंध है। सवाल यही है कि क्या नवनीत कालरा को किसी बड़ी हस्ती के दबाव में बचाया जा रहा है? देखिए, नवनीत कालरा पर ताजा अपडेट क्या है, हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर क्या कहा, कैसे खड़े हो रहे हैं दिल्ली पुलिस के एक्शन पर सवाल, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हम सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, ताजा अपडेट क्या है? ताज़ा अपडेट यही है कि जो दिल्ली हाईकोर्ट में खुलासा हुआ है, अब उस पर जो है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्यों नहीं डाला गया था, क्योंकि ये एक बड़ी खामी है, खुद कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है। वहीं बात की जाए नवनीत कालरा की, तो नवनीत कालरा की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका लगा दी गई है साकेत कोर्ट में, उस पर भी दिल्ली पुलिस को कल जवाब देना है, कल उस पर भी सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर के साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि नवनीत कालरा की तरफ से जो मुख्य दलील है वो यही है कि उसने कुछ गुनाह नहीं किया, कोई गैरकानूनी काम नहीं किया, क्योंकि उसने ये जितने भी जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है ये इंपोर्ट किए थे, उसकी बिलिंग है, एयरपोर्ट से क्लियरेंस हुआ है, जीएसटी पे किया गया है और उसके बाद में ऑनलाइन उनको बेचा जा रहा था। तो आखिर ये गुनाह कैसे होता है? और इसी आधार पर उसने जो है अग्रिम जमानत की भी मांग की है। ये भी कहा है कि वो जांच में सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन उसका गुनाह क्या है पहले ये पता होना चाहिए। मतलब और जिस तरीके से आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, ये मामला जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट में बढ़ा, उससे तो ऐसा लग रहा है कि एसेंशियल कमोडिटीज में क्यों नहीं डाला ऑक्सीजन, इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को। इससे तो कलई खुल गई सरकार की। मतलब सरकार सो रही थी, सरकार को एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितनी बड़ी चूक, कितनी बड़ी गलती कर रही है। ऐसे में कटघरे में तो आज हाईकोर्ट में जिस तरीके की टिप्पणियां हुई हैं उससे नवनीत कालरा नहीं बल्कि सरकार खड़ी हुई नजर आ रही है। सरकार भी खड़ी हुई नजर आ रही है कटघरे में और दिल्ली पुलिस भी नजर आ रही है, क्योंकि अगर जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का ये हिस्सा ही नहीं है तो आखिर आपने कार्रवाई किसके तहत की है? तो दिल्ली पुलिस को भी अब ये कोर्ट में जवाब देना होगा, क्योंकि कोर्ट ने माना है कि सरकारों की जिम्मेदारी थी कि इसको जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का हिस्सा बनाए, क्योंकि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज की तारीख में निहायत ही जरूरी चीज है और उसके बावजूद अगर वो जो है हिस्सा नहीं है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का तो फिर ये एक बड़ी चूक ही कही जाएगी। और इस सबके बीच में हाईकोर्ट ने सुझाव क्या दिया है? सुझाव ये दिया है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में इसको लाने पर विचार किया जाए और नहीं कुछ हो रहा है तो कम से कम ये सुनिश्चित किया जाए कि इसकी होर्डिंग और इसको जो कालाबाजारी है, यानी कि जो जमाखोरी और कालाबाजारी है, उसके दायरे में लाया जाए। अगर कोई भी ऐसा करता है तो अपराध माना जाए। हाईकोर्ट ने यह सुझाव दिया है। अब केंद्र और दिल्ली को जवाब देना है, लेकिन निश्चित तौर पर सरकारों की भी कलई खुली है और पुलिस के ऊपर भी सवाल उठे हैं कि आखिर अगर ये कानून के तहत कुछ गलत था नहीं तो कार्रवाई कैसे की गई? पुलिस ने किस आधार पर यह कार्रवाई की? सूत्र क्या कह रहे हैं? दिल्ली पुलिस की माने तो दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि जमाखोरी की गई थी और जो उसका तय प्राइस था उससे ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा था। और फिलहाल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला देकर के और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का हवाला देकर के कहा जा रहा था कि ये कार्रवाई की गई है, जो एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में यकीन मानिए जब मामला कोर्ट में आएगा, क्योंकि अभी तो बहुत शुरुआती है, अभी तो नवनीत कालरा भी फरार है, उसने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है, तो कल कोर्ट अग्रिम जमानत देता है नहीं, ये तो सब चीजें बात की हैं। लेकिन निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस के लिए काफी मुश्किल होने वाली है आने वाले दिनों में कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान, क्योंकि अब किस धारा के तहत ये कार्रवाई की जाएगी, क्यों गिरफ्तार करने की जो बात हो रही है, क्यों ढूंढा जा रहा है, क्यों लुकआउट नोटिस इशू किया गया है, ये कई सारे सवाल। अंकित, थोड़ा सा और बारीकी में जाना चाहती हूँ। आपने बताया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से भाई कि जमाखोरी की बात कही गई है, तो जमाखोरी की परिभाषा क्या है? कितने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स थे? क्या वो जमाखोरी के दायरे में आएंगे? उस परिभाषा को फुलफिल करते हैं? रोमाना, अगर हम सिंपली बात करते हैं कि क्या ये जमाखोरी है या नहीं है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्योंकि उसके तहत आता नहीं है, लिहाजा कोर्ट में भी ये दलील दी गई कि ऐसे में जमाखोरी हो कैसे सकती है, क्योंकि जैसे कोर्ट ने भी उसमें डिफरेंशिएट भी किया है। कैसे किया है? कोर्ट ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन हो गया या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो गया, इन दोनों में फर्क है।
फर्क कैसे है कि वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आता है और ये नहीं आता है। इसका मतलब रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर किसी के पास ज्यादा संख्या में पाया जाता है, वो उसको उसकी ज्यादा कीमत से बेचता है, तो वो जमाखोरी और कालाबाजारी के तहत आता है। लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के मामले में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आता ही नहीं है। तो इस वजह से रेमडेसिविर इंजेक्शन का उदाहरण दिया गया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के सामने और ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरीके से ये कालाबाजारी है और ये कालाबाजारी में नहीं आता। दूसरी चीज, अगर हम जो है नवनीत कालरा की माने तो उसके जो वकील लगातार दावा कर रहे हैं, जो मैट्रिक्स के वकील हैं, जिन्होंने हम एबीपी न्यूज के सहयोगी जो हमारे सहयोगी वरुण से बात की, उन्होंने भी यही कहा कि अगर हमने सारा डॉक्यूमेंटेशन किया है, हमारे पास में सारे रिकॉर्ड हैं, सारे दस्तावेज हैं, तो फिर ये कालाबाजारी कैसे हो सकती है। और उन्होंने सोशल जो साइट्स हैं, जो ई कॉमर्स साइट है, उन्होंने उसका हवाला दिया कि बाकी साइट्स पर यही कॉन्सेंट्रेटर अगर 1 लाख से ज्यादा कीमत पर बिक रहा है और हमने 60-70 हजार में बेचा, तो फिर ये अपराध कैसे हुआ। अगर अपराध हुआ तो उन साइट्स के खिलाफ भी होनी चाहिए कार्रवाई जिन पर ये बिक रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित गुप्ता। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये तो साफ कर दिया गया है कि साहब एसेंशियल कमोडिटीज में तो आता नहीं है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, तो फिर आखिरकार किस आधार पर यह कार्रवाई कर रही है दिल्ली पुलिस, इसका क्या जवाब अब दिया जाएगा। सरकारों से जो जवाब मांगा गया है कोर्ट में, उसका क्या सरकारें जवाब देती है। कोरोना के संकट काल में भी कुछ लोगों की इंसानियत मर गई है। यूपी में जहां शमशान घाट लाशों से भरे पड़े हैं, वहीं बागपत जिले के बड़ौद से इंसानियत को तार तार करने वाली एक खबर सामने आई। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो शमशान घाट से मुर्दों के कफन और कपड़े चोरी कर लेता था और बाद में उन्हें नया करके बाजार में दुकानों पर बेच देता था। आरोपियों में एक कपड़ा व्यापारी भी शामिल है। यूपी पुलिस 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन समाज में ऐसे कितने दरिंदे हैं जो मौत जैसी आपदा के भी घिनौने अवसर में बदलने में जुटे हैं। आपको अपने आसपास के इन दरिंदों को पहचानना है, इनकी घंटी बजानी है। कोरोना से हर तरफ हाहाकार मचा है, मौत तांडव कर रही है, मुर्दों की कतारें लगी हैं, हर गली मोहल्ले में मातम है। लेकिन बागपत के इन दरिंदों को देखिए, गिनते जाइए, 1 2 3 4 नहीं, पूरे 7, यानी कफन चोरों का पूरा गिरोह। मौत में मुनाफे का मौका खोजने वाले इस गिरोह के सरगना समेत 7 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी संख्या में चद्दर, कुर्ते, कमीज, धोती, शॉल जैसे सामान बरामद किए हैं। तो थाना बलौत में या कस्बे में ये शिकायत बार बार प्राप्त हो रही थी कि एक दुकान से कुछ लोग जो कपड़े का व्यापार करते हैं, वो शमशान घाटों से जो मृत व्यक्तियों के कपड़े चुराकर उनको धोकर और पुनः उस पर फर्जी स्टिकर लगाकर ग्वालियर की किसी कंपनी का लगाकर फिर नए के रूप में बेच रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतों पर बलौद थाने की टीम ने कल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी शमशान घाट से मुर्दों का कफन चोर गिरोह रात में निकलता था। ये शमशान घाट से कफन और दूसरे कपड़े चोरी कर ले आते थे और उसके बाद उसकी धुलाई कराकर उन पर ग्वालियर कंपनी के स्टिकर लगा देते थे। कफन एकदम नया दिखे इसके लिए रिबन और स्टिकर लगाकर पैकिंग कर देते थे। उसके बाद कफन और दूसरे कपड़े बाजार में बेच देते थे। इससे काफ़ी मात्रा में चादरें, पुरुष महिलाओं के कपड़े और गर्म शॉल और कई बंडल बरामद हुए हैं कि पूरी दुकान की तलाशी ली जा रही है और दुकान को जब तक सील किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 520 सफेद और पीली चद्दर, 127 कुर्ते, 140 सफेद कमीज, 34 धोती, 12 रंगीन गर्म शॉल, 52 रंग बिरंगी धोती, 3 रिबन के पैकेट, 158 रिबन और ग्वालियर कंपनी के स्टिकर बरामद किए हैं। गिरोह का सरगना प्रवीण कुमार जैन है और इसकी ही शहर में कपड़ों की दुकान है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अदालत में पेश किया गया है। पुलिस अब इस बात की पड़ताल में लगी हुई है कि गिरोह ने मुर्दों के कपड़े कहां-कहां बेचे। पुलिस की ये पड़ताल इसलिए भी जरूरी है कि कोरोना संक्रमित शवों से चुराए गए कपड़ों से भी इलाके में संक्रमण फैलने का भारी खतरा है। ऐसे जमीर बेच देने वालों की घंटी जरूर बजाइए आप।